दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो बना है कि केंद्र सरकार ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित करने की घोषणा करी है। ये जो दिन है अंबेडकर जयंती, ये किस दिन मनाया जाता है? तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ दो। क्या था कि जो अंबेडकर जयंती है ये तो कई वर्षों से मनाई जा रही है, लगातार मनाई जा रही है, लेकिन इस अवसर पर कोई भी गवर्नमेंट अवकाश नहीं होता था। इस बार से यानी कि 2021 से गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि अब इस दिन भी अवकाश घोषित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल। ये जो दिवस है, जो अंबेडकर जयंती है, ये एवरी ईयर 14th ऑफ अप्रैल 14 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है हर साल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये अंबेडकर जयंती का फोटो देख सकते हैं अंबेडकर जी का, जिनको भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, इसके बारे में और भी चीज़ें समझते हैं। इस वर्ष ये जो अवकाश घोषित कर दिया गया है, और इस वर्ष जो अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी वो 130वीं जयंती होगी। कौन सी? याद रखना, 130वीं जयंती होगी, जो कि इस बार 14 अप्रैल 2021 को मनाई जाने वाली है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में अक्सर आपने देखा होगा, चाहे आप रेलवे या एसएससी दोनों एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कि भीमराव अंबेडकर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पर पूरे डिस्कशन करेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन भी आज के बाद में आपका भीमराव अंबेडकर टॉपिक से गलत नहीं होगा। जो बाबा साहब अंबेडकर हैं, इनका जो पूरा नाम है वो पहले जानो। इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको प्यार से बाबा साहेब अंबेडकर बुला दिया जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इनको भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है यानी कि भारत रत्न, ये इन्हें मरणोपरांत दिया गया था, जो कि 1990 में दिया गया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरणोपरांत भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में प्रदान किया गया था। इनका जो जन्म है ये 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसके अलावा जो डॉक्टर अंबेडकर की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चैत्य भूमि। तो चैत्य भूमि उस समाधि स्थल का नाम है। अब आता है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किए गए राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं? तो पहला है भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, इसको भी इन्होंने शुरू किया है। स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये जो तीनों जो राजनीतिक दल हैं इसको डॉक्टर साहब ने ही शुरू किया है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के निर्माण के समय एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसको हिंदी में प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। इसके भी अध्यक्ष हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ में इनकी लिखी गई कुछ पुस्तकें भी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती हैं। तो इनकी जो पुस्तकें हैं उनका नाम है पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपए की समस्या, उद्धव एवं समाधान। ठीक है, तो ये सभी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा भारतीय इतिहास में पानी के लिए, पीने का पानी के लिए जो सत्याग्रह है, ऐसा करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनको पानी के लिए, पीने के पानी के लिए सत्याग्रही के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो पूना पैक्ट है, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। किसके किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। उस समय गांधी जी पुणे की येरवाड़ा जेल में विरोध में अनशन कर रहे थे, और ऐसा माना जाता है कि जो पूना पैक्ट पर जो अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे वो बिल्कुल बिना मन से किए थे।
इसके अलावा जो अंबेडकर जी हैं, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं, जबकि गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए ये पॉइंट्स डिक्टो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि तीनों गोलमेज, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहा है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये जो पुस्तक है ये इनके द्वारा ही लिखी गई है। साथ ही साथ में एक सभा है जिसका नाम है बहिष्कृत हितकरणी सभा। इसका भी स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट जो है भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। अब इनके द्वारा लॉन्च करी गई जो पत्रिकाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। ये जो पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो कौन सी हैं? दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक लाई थी पुस्तक इन्होंने, बहिष्कृत भारत। फिर एक पुस्तिका थी मूक नायक। फिर है समता, प्रबुद्ध भारत और जनता। ऐसी ये 5 पत्रिकाएं हैं, 5 ये मैगजीन्स हैं जो कि बाबा साहब अंबेडकर के ने ही लॉन्च करी थी। अगला प्रश्न बनेगा कि ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पेटीएम मनी ने कहाँ पर एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया है? तो पेटीएम मनी ने हाल ही में एक म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिश किया है, ये स्थापित किया है पुणे, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुणे में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ये आप देख सकते हैं पुणे का, पेटीएम का पुणे वाला ऑफिस, जहाँ पर हाल ही में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम को बैठाया जाएगा। पेटीएम के बारे में, इसका जो हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। इसके जो फाउंडर और सीईओ हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम मनी जो कि एक अलग यूनिट है उसके सीईओ का नाम है वरुण श्रीधर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि ओएनजीसी का नया चेयरमैन और एमडी किसे अपॉइंट किया गया है? तो हाल ही में सुभाष कुमार को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सुभाष कुमार को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओएनजीसी का नया एमडी और चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ओएनजीसी का जो नया एमडी और चेयरमैन चुना गया है वो चुना गया है सुभाष कुमार को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश आया है? तो ये जो इंडेक्स है जिसके मैं कल भी एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया की इसमें रैंक आई थी 140, और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर जो देश रहा है उसका नाम है आइसलैंड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है आइसलैंड। आइसलैंड ने लगातार 12वीं बार इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। इसके बाद में एक प्रश्न बना है कि प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2021 नामक रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा रिलीज़ करी गई है? तो हाल ही में ये जो रिपोर्ट है, जो ये रिपोर्ट अभी लॉन्च करी गई है, इसको ACI वर्ल्ड वाइड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्ट टाइम फॉर रियल टाइम 2021 रिपोर्ट जो है ACI वर्ल्ड वाइड के द्वारा लॉन्च करी गई है। अब इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, देखिए हाल ही में पार्ट टाइम फॉर रियल टाइम, प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम, ये जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में ACI वर्ल्ड वाइड रियल टाइम पेमेंट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है इसको ACI वर्ल्ड वाइड ने
ग्लोबल डेटा के साथ में मिलकर तैयार किया है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। जैसे कि पहली है कि इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पेमेंट्स के मामले में वर्ष 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो वर्ष 2020 में पहले स्थान पर जो देश आया है वो आया है भारत। चूँकि 2020 में लॉकडाउन लगा रहा है, सब कुछ हुआ है, इसके बावजूद भी डिजिटल पेमेंट्स के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में पहले स्थान पर रहा है वर्ष 2020 के लिए। इस रिपोर्ट में ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। अब ये एक फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें क्या है कि इंडिया टॉप्ड इन डिजिटल पेमेंट्स विद 25.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस, यानी कि इंडिया में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो हुए हैं 25.5 बिलियन। अब ये चीज़ भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये भी एक फैक्ट है जो कि फ़ोटो से आपको सीखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम लोग डिजिटल पेमेंट्स में टॉप के 3 देश देखें तो इंडिया पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है और साउथ कोरिया तीसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न बनेगा कि इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है डिजिट इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस नाम की कंपनी ने विराट कोहली को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं डिजिट नाम से ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसने विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। आगे चलते हैं। डिजिट इंश्योरेंस कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है कमलेश गोयल। इसके सीईओ का नाम है विजय कुमार। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो एवरी ईयर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एवरी ईयर 3 मार्च को, हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो कि हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष के लिए इस दिवस की जो थीम है वो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा। अगला प्रश्न बनेगा कि भारतीय रेलवे ने वर्ष 2020 और 21 के दौरान कितने किलोमीटर का विद्युतीकरण करके सबसे अधिक विद्युतीकरण का रिकॉर्ड बना दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक किसी भी वर्ष इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क नहीं हुआ था। चूँकि 2020 के दौरान लॉकडाउन लगा रहा है, ट्रेन्स नहीं चली हैं, इस वजह से सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का जो वर्क है वो यहाँ पर हुआ है। तो 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हुआ है। और इससे पहले वाले ईयर में 5000 किलोमीटर का वर्क हुआ था, लेकिन अब 6000 किलोमीटर से भी अधिक का जो ये है वर्क हो चुका है। तो इस फोटो में आप से देख सकते हैं कि विद मोर देन 6000 किलोमीटर्स रेलवे लॉक्स हाईएस्ट एवर फिगर, और जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 37% का इसमें इंक्रीमेंट देखा गया है। आगे चलते हैं। 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो हाल ही में तेलंगाना में इंडिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया गया है तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं तेलंगाना में इंडियाज़ बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये आप देख सकते हैं पानी पर तैरते हुए सोलर के पैनल जो हैं, और ये कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, 100 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और इसको
तेलंगाना में एक जगह है जो रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है और इस जगह को भी आप लोग याद रखेंगे। इस पावर प्लांट को एनटीपीसी के द्वारा तैयार किया जाएगा, कमीशन किया जाएगा। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि एक 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा संयंत्र जो है वो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जा रहा है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है ये मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया जा रहा है और इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट। तो इसको मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।